नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हों। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी मर्जी के हिसाब से भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। भारत चीन वार्ता में ठोस प्रगति नहीं, सोनिया ने कहा हालात नाजुक। इस्लामी देशों के संगठन का बदला रुख, मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी। रामदेव ने बनाई कोरोना की दवा, मगर आयुष मंत्रालय ने पल्ला झाड़ा। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को झटका, 5 एमएलसी जेडीयू में। दिल्ली दंगे के मामले में सफूरा जरगर को मिली जमानत। खास खबरों पर नजर डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। भारत और चीन के कमांडर के बीच सोमवार को 12 घंटे तक बैठक चली। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए सेनाओं के कमांडरों के बीच बैठकों के दौर चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस दौरान तनाव कम करने और सेना के पीछे हटने को लेकर भी सहमति बनती दिख रही है। हालांकि अभी तक किसी ठोस प्रगति की कोई पक्की जानकारी नहीं मिल पाई है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर उसके ढुलमुल रवैये के लिए निशाने पर ले रही है। आज फिर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं, लेकिन क्या भारतीय ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया है, ये सवाल उन्होंने पूछा। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली में भारत चीन संकट पर चर्चा के लिए बुलाई गई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि भविष्य में क्या होगा ये अभी नहीं पता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि परिपक्व कूटनीति और निर्णायक नेतृत्व सरकार को हमारी क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होगी। तो कुल मिलाकर भारत चीन के बीच जो संबंध हैं, जो तनाव है, जो टकराव की स्थिति है, उसको लेकर अभी एक धुंधलका बना हुआ है। स्थिति अस्पष्ट है। कमांडरों के बीच बातचीत चल रही है। सबसे उच्च स्तर की जो बातचीत होती है लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर की, उस स्तर पर बातचीत हो रही है और लंबी बैठकें हो रही हैं। लेकिन जाहिर है कि मामला बहुत जटिल है, बहुत फंसा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि चीन अपनी सेना उन विवादित इलाकों से पीछे ले जाने को तैयार नहीं है जिसे अब भारत कह रहे हैं कि वो उसका इलाका है या उस इलाके को उसको खाली कर देना चाहिए ताकि तनाव कम हो। तो कहीं ना कहीं एक स्टालमेट है, कहीं गतिरोध है जिसको तोड़ने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। और जाहिर है कि इसमें अभी वक्त लग सकता है क्योंकि इतनी जटिलताएं एक साथ उपस्थित हो गई हैं। इस बीच कांग्रेस ये सवाल बार पूछ रही है जिसका जवाब अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया है कि क्या चीनी सेना ने भारतीय ज़मीन पर कब्जा किया है। राहुल गांधी हर दिन इस सवाल को पूछ रहे हैं, लेकिन उस तरफ से केवल सन्नाटा है, खामोशी है। जाहिर है कि कहीं कुछ गड़बड़ है जिसके बारे में सरकार स्पष्ट जवाब देने से कतरा रही है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, खतरनाक स्थिति है और निश्चित रूप से सरकार के बारे में एक नकारात्मक धारणा बनाने में सहयोग कर रही है। तो सरकार को इस मामले में स्पष्टता बरतनी पड़ेगी। कम से कम विपक्षी दलों के नेताओं से अलग से मुलाकात करके वो इस स्थिति स्पष्ट कर सकती है ताकि इस सार्वजनिक स्तर पर ये सवाल उठने कम से कम बंद हो जाएं। तो ये उसके लिए भी राहत की बात होगी। सोनिया गांधी भी इसी तरह के सवाल कर रही हैं, बल्कि वो थोड़ा सा इस स्तर पर जाकर समझा रही हैं सरकार को कि परिपक्वता से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए और एक निर्णायक नेतृत्व की ज़रूरत इस समय देश को है। तो उस ज़रूरत को समझते हुए ये सरकार व्यवहार करे, ना कि नी जर्क रिएक्शन जिसको कहते हैं कि अचानक कोई फैसला कर लेना, अचानक कोई बात बोल देना। इस तरह से ये सरकार व्यवहार ना करे। अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे मैं अपनी गुजारिश दोहरा दूं
कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी संभव हो भुगतान कीजिए। अगली खबर लेते हैं। इस्लामी देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के रुख से पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि भारत के लिए इससे परेशानियां बढ़ गई हैं। पाकिस्तान जब से 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई थी, उसका विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था, वहाँ के डोमिसाइल जो कानून है उनको बदल दिया गया था, तब से पाकिस्तान लगातार कैंपेन चला रहा है भारत के खिलाफ। OIC पर भी उसने दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली थी। अब उसको ये कामयाबी मिल गई तो ये उसके लिए एक जीत की तरह है, लेकिन इससे भारत की परेशानियाँ बढ़ेंगी। OIC के कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप के विदेश मंत्रियों की आपातकालीन बैठक में कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का फैसला लिया गया है और नए डोमिसाइल नियम लागू किए गए हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र की उन 2 रिपोर्टों का स्वागत किया गया है जिनमें यह कहा गया था कि भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में वहाँ के लोगों के मानवाधिकारों का व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से हनन किया जा रहा है। OIC ने भारत से 5 मांगे भी रखी हैं भारत के सामने, जिनमें ये मैं मांगे दोहरा रहा हूँ आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह करवाना, पहली। दूसरी, कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन को रोकना। तीसरा, सूबे की आबादी में किसी तरह के संरचनात्मक बदलाव न होने देना। संयुक्त राष्ट्र के संगठनों द्वारा मानवाधिकारों की स्वतंत्र रूप से जांच पड़ताल करने देना और मानवाधिकारों की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच बैठाने के लिए सहमत होना शामिल है। ये 5 मांगें ऐसी हैं जो भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी परीक्षा पैदा करती हैं, बड़ी समस्या खड़ी करती है। इन मांगों को मानना असंभव है भारत सरकार के लिए। जनमत संग्रह की बात कब की खत्म हो चुकी है। ये ज़रूर है कि मानवाधिकारों का मसला है, उस पर सवाल उठते रहे हैं और बाहर ही नहीं, देश के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से भारत सरकार जम्मू कश्मीर के मामले को हैंडल कर रही है, वहाँ स्वतंत्रता नाम की चीज़ नहीं रहने दी गई, डेमोक्रेसी नहीं है, मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है, तो इसके सवाल देश के अंदर से भी उठ रहे हैं। तो मानवाधिकारों का प्रश्न है, आज़ादी का प्रश्न है, लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं उनका प्रश्न है, ये अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये इससे बात बनेगी नहीं। OIC का जो रुख बदला है, इस पर गौर न करना पड़ेगा कि क्यों अचानक 10 महीने बाद OIC ने अपना रुख बदला, ऐसा क्या हो गया। और ऐसा वो हुआ है जो हम लगातार देख रहे हैं पिछले 7-8 महीनों में, ख़ासतौर से नागरिकता संशोधन कानून के आने के बाद जिस तरह से देश भर में मुसलमानों के साथ व्यवहार हो रहा है, दिल्ली दंगों में जिस तरह से हुआ, कोरोना वायरस के समय जिस तरह, इसने पूरा जो इस्लामी दुनिया है उनके विचारों को बदला है कि भारत में कहीं मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, उनका दमन हो रहा है, और इस वजह से इस्लामी दुनिया में गुस्सा है। और ये जो प्रस्ताव है या जो ये स्टैंड है, ये दरअसल भारत को एक चेतावनी है, एक धमकी भी है, एक चेतावनी भी है, अपना रुख बदलने के लिए एक दबाव बनाने की कोशिश भी है कि भारत उस रास्ते से हटे जो मुसलमानों को उत्पीड़ित करने की दिशा में जाता है और बराबरी का व्यवहार करे और कश्मीर में स्थितियां बेहतर करे। ये कुल मिलाकर इसका संदेश दिख रहा है। लेकिन जिस रास्ते पर भारत सरकार चल रही है कश्मीर को लेकर, उसमें लाजमी है कि उसके लिए पीछे हटना अब मुश्किल हो गया, क्योंकि वो राजनीतिक दबाव है, अपने वोट बैंक का दबाव है, जिसकी वजह से वो ये सब कर रही है, जिसकी वजह से उसने इस धारा को हटाने का फैसला भी किया था। तो ये तमाम समस्याएं हैं। अब आगे पाकिस्तान इस मुहिम को कैसे लेता है, OIC इसको कितना आगे ले जाता है, इस पर डिपेंड करता है कि भारत पर ये दबाव कितना काम करेगा या भारत सरकार इस दबाव से कैसे निपट सकेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दर्ज कराते जा रहे होंगे। ये कमेंट, ये राय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, हम इनको निरंतर देखते रहते हैं, मैं खुद देखता हूँ, और इनसे जो कुछ भी जानकारी या सुझाव मिलते हैं उनको इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी फीडबैक ज़रूर दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वामी रामदेव ने कोरोना के इलाज की अपनी दवा कोरोनिल को लॉन्च कर दिया, मगर वो विवादों में फंस गई है। आयुष मंत्रालय ने उसकी विश्वसनीयता को मान्यता देने के बजाय अपना पल्ला झाड़ते हुए गेंद इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के पाले में डाल दी है।
ICMR देश की सर्वोच्च मेडिकल संस्था है और कोरोना से लड़ाई उसी की देखरेख में लड़ी जा रही है। मगर मज़े की बात यह है कि उसने ये कह दिया है कि आयुर्वेदिक दवाओं से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये काम आयुष मंत्रालय देखता है। यानी आयुष मंत्रालय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पाले में गेंद फेंक रहा है और ICMR उसके पाले में, दोनों इसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। जाहिर है कि इस दवा को लेकर उनके मन में संदेह है, प्रश्न है। जाहिर है कि रामदेव की कोरोनिल विवादों के घेरे में फंस गई है। कहीं उसे कोई भी जिम्मेदार संस्था, मेडिकल संस्था कोरोना की दवा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार रामदेव किस आधार से इस दवा को बाजार में बेचने जा रहे हैं। ये तो एक तरह से धोखाधड़ी हो जाएगी, क्योंकि बिना किसी पुष्टि के इसे दवा के तौर पर बेचने या किसी डॉक्टर द्वारा लिखना दोनों ही गलत माना जाएगा। हालांकि रामदेव दावा कर रहे हैं कि कोरोना से संक्रमित जिन मरीजों पर इस दवा को लेकर क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं उनमें 100% नतीजे देखने को मिले हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस दवा के सेवन से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज 5 से 14 दिनों के भीतर स्वस्थ हो जाएंगे। इस किट की कीमत करीब 600 रुपये बताई गई है, जो लगभग 7 दिन में बाजार में आ जाएगी। लेकिन इन ट्रायल की कोई विश्वसनीयता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। प्रश्न विश्वसनीयता का है। बहुत सारे लोग बहुत सारे दावे कर रहे हैं। बहुत सारे देश, इसी देश में बहुत सारे लोगों ने दावे किए हैं कि कैंसर की आयुर्वेदिक दवाएं हैं या एड्स रोग की आयुर्वेदिक दवाएं हमने बना ली है, लेकिन उनका कहीं कोई मान्यता नहीं हुई, उनसे कोई किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। तो रामदेव ने जो दवा कोरोनिल लॉन्च की है उसकी विश्वसनीयता भी अभी संदिग्ध है, क्योंकि उसे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त किसी मेडिकल संस्था ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और जो प्रोसेस है किसी भी दवा को बाज़ार में ले जाने की, ये कहते हुए कि ये फला रोग के इलाज की दवा है, ये इसमें ऐसा नहीं लगता कि फॉलो की गई है। जिन मरीज़ों पर टेस्टिंग की बात रामदेव कह रहे हैं, उन मरीज़ों, वो मरीज़ कैसे थे, किस हालत में थे कि नहीं थे पेशेंट, इस बारे में जब तक इसकी पुष्टि ना हो, प्रमाण न मिले, तब तक इस दवा को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। ये रामदेव का दावा हो सकता है। इस तरह के दावे बहुत सारे धंधेबाज करते रहते हैं। बहुत सारे, अब ये 600 रुपये की किट है, रामदेव की अपनी थोड़ी एक मार्केटिंग इमेज है भी, बेच लेंगे, धंधा कर लेंगे, वो बात अलग है। लेकिन ये चूँकि विश्वसनीय नहीं है, इसलिए इसको आजमाना भी ठीक नहीं होगा। कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई है, खाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 600 रुपये आपकी जेब से जाएंगे ज़रूर, फ़ायदा हो ना हो। लेकिन ये एक तरह का धोखाधड़ी मानी जाएगी कि जो दवा प्रमाणित नहीं है उस दवा को आप इस्तेमाल करें, या वो दवा आपको खाने के लिए दी जाए, वो बाज़ार में बेची जाए। इसलिए ये कोरोनिल के मामले में अब सरकार को एक रुख लेना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस दवा को तुरंत पहले तो मार्केट में जाने से रोके, इसकी जांच के प्रॉपर ट्रायल किए जाएं और वो साइंटिस्ट करें, वो मेडिकल साइंटिस्ट करें। ऐसे ही कोई, आखिरकार रामदेव कोई मेडिकल साइंटिस्ट तो है नहीं, वो उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उसी से अपनी दुकान चलाते रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो जानकार लोग हैं वो इस दवा को टेस्ट करें, प्रमाणित करें, उसके बाद इसे मार्केट में ले जाया जाए। अन्यथा ये विशुद्ध रूप से रोगियों के साथ, लोगों के साथ धोखाधड़ी होगी। ये होना नहीं चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि इस तरह का कोई भी प्रयास हो तो पहले उसकी प्रामाणिकता को वो सिद्ध करे, उसे मान्यता दे और उसके बाद बाज़ार में जाए। रामदेव की तो अपनी पार्टी की ही सरकार है, उन्हें चिंता नहीं होनी चाहिए और सरकार को भी देखना चाहिए कि इसकी विश्वसनीयता रहे, ताकि उसकी भी विश्वसनीयता, सरकार की विश्वसनीयता भी बनी रहे। अगली खबर लेते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के 5 विधान परिषद सदस्य पार्टी का साथ छोड़कर चले गए हैं। इसके अलावा आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी पुष्टि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कर दी है। पांचों नेता अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होंगे। इस्तीफा देने वाले सभी विधान परिषद सदस्य एमएलसी लालू प्रसाद यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। पार्टी में इस टूट की वजह वंशवाद और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से असंतोष
बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तेजस्वी अपने भाई तेज प्रताप को विधान परिषद का सदस्य बनाने जा रहे हैं, इसलिए पार्टी में नाराज़गी पैदा हो गई है। मामला यह है कि अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, और उसके पहले ये तोड़फोड़ चल रही है। इसके बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं। ठीक चुनाव के पहले इन 5 विधायकों का टूट कर जाना जेडीयू में, निश्चित रूप से ये इंजीनियरिंग है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, और चुनाव के पहले अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तमाम दल ये कोशिश करते हैं। हो सकता है कल को जेडीयू के कुछ विधायक टूटकर इधर आ जाएं। टिकट मिलने और न मिलने की शंका और आशंका और उम्मीद, ये सब इन सब मसलों पर काम करती है। जाहिर है कि ये 5 एमएलसी गए हैं तो उन्हें वहाँ से कोई वादा मिला होगा, कोई पुरस्कार मिला होगा, इसलिए गए हैं। तो ये एक वजह है। दूसरी वजह हो सकता है आरजेडी में असंतोष हो तेजस्वी यादव के काम करने को ढंग को लेकर, कार्यशैली को लेकर। अब ये देखना है कि रघुवंश बाबू जैसे पुराने जो पार्टी के नेता हैं वो क्यों पद छोड़ रहे हैं, उनकी नाराज़गी की क्या वजह है, क्या वो भी तेजस्वी से खफा हैं या लालू यादव से उनके संपर्क संबंध कमज़ोर हो रहे हैं। तमाम तरह की बातें हैं जो आरजेडी के अंदर की राजनीति को अभी स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो चल रही हैं, वो खींचतान चल रही है। तेजस्वी और तेज प्रताप में भी खींचतान चल रही थी, तो ये खींचतान वहाँ लगातार बनी हुई है। अब ये देखना कि आरजेडी चुनाव के पहले अपनी पार्टी को किस तरह से व्यवस्थित कर पाता है और चुनाव में ठीक ढंग से वो उतर भी पाते हैं, चुनौती भी दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ पूरी ताकत लगी हुई है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, तमाम बड़े बड़े नेताओं की, धन्ना सेठों की, और उसमें महागठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी ये कैसे एकजुट रहकर इस लड़ाई को लड़ते हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक माहौल बनाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की है। अगर वो नहीं बनाएंगे तो इसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और आइए अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मानवीय आधार पर जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके कारण अदालत ने जमानत दे दी। सफूरा जरगर 6 महीने की गर्भवती हैं। दिल्ली के उत्तर पूर्वी ज़िले में फरवरी में दंगे हुए थे, जिनमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार कम से कम 53 लोग मारे गए थे। मरने वालों में ज़्यादातर मुसलमान थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अप्रैल में कई छात्र छात्राओं को ये कहते हुए गिरफ्तार किया था कि उन लोगों ने दंगों की साजिश रची थी। लेकिन गिरफ्तार किए गए ज़्यादातर छात्र छात्राएँ वो थे जिन्होंने दिसंबर में दिल्ली में शुरू हुए सीए विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, उनमें सक्रिय थे। सफूरा जरगर भी जामिया में होने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए बने संगठन जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्य थी। सफूरा जरगर को दिल्ली पुलिस ने 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। तो लगभग 3 महीने बाद भारत सरकार को लगा कि कोई मानवीय आधार निकल सकता है सफूरा वाले मामले में, और उसने ज़मानत का विरोध नहीं किया। 3 महीने से शोर मच रहा है, हर तरफ से आवाज़ उठ रही हैं कि सफूरा जरगर को मुक्त किया जाए, आज़ाद किया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस, जाहिर है कि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, वो टस से मस होने को तैयार नहीं थी, बल्कि ये दलीलें लेकर भी चली गई थी कि जेलों में तो बहुत सारी गर्भवती महिलाएं रहती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, तो ये दलील यहाँ भी दी जा रही थी। लेकिन बहुत साफ है कि दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार, जितने भी सीए विरोधी प्रदर्शन हुए उनमें हिस्सा लेने वाले लोग हैं, उनको जानबूझकर फंसा रही है। न केवल सफूरा जरगर, बहुत सारे छात्र छात्राओं को इसी तरह से फंसाया गया है और उनको दिल्ली दंगों से भी जोड़ दिया गया है। उनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून भी ठोक दिया गया है। अब देखिए, हर्ष मंदर और योगेंद्र यादव जैसे लोगों को भी इसमें फंसाने की कोशिशें चल रही हैं। तो ये एक बड़ा गेम प्लान है, बड़ा डिज़ाइन है, षड्यंत्र है, जो केंद्र सरकार जो सीए विरोधी प्रदर्शनकारी हैं उनको फंसाने के लिए कर रही है, उनको दबाने के लिए, धमकाने के लिए, इस आंदोलन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए कर रही है। शुक्र है कि चलिए सफूरा जरगर बाहर आई हैं, 6 महीने की वो प्रेग्नेंट हैं, और बाकी का समय जो है उनका ठीक से गुजरेगा और उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन पुलिस को अपना रवैया बदलना चाहिए। ये पूरी दुनिया में बदनामी का सबब बनता जा रहा है भारत के लिए। और अब इस बुलेटिन को ख़त्म करने से पहले आज की कोरोना के बारे में जो ताज़ा तरीन जानकारी है वो आपको देते चलें।
भारत में पिछले 24 घंटे में करीब 15,000 नए केस आए हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,40,000 से अधिक हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 14,000 से ज़्यादा हो गया है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 91 लाख पार कर गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सत्य हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कल की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।